अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन का फिनोमेना को डिस्कस करेंगे और अगर हमें टाइम मिला तो हम प्लाज्मोन को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमारा ये तीसरा लेक्चर है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटीरियल्स पे, और ये तीसरा यकीनन आज ये तीसरा मगर लास्ट लेक्चर होगा इस डिस्कशन पे कि कौन कौन से वो फिनोमेना होते हैं जब आपके पास रास्ते में मैटर पड़ा हो, यानी कोई भी मटेरियल पड़ा हो और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके जब इससे इंटरेक्ट करती है तो कौन कौन से पॉसिबल फिनोमेनास हो सकते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स में सम ऑफ द की और इम्पोर्टेंट फिनोमेनास डिस्कस किए थे। आज हम दो और चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नैनो मटीरियल्स की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर की भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और दीगर नैनो मटीरियल्स जो हैं। ओके, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब लाइट किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी होता है। ज़ाहिर है ये आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो प्राइमरी फिज़िक्स में ये पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन तब होती है जब कोई स्लिट हो और स्लिट के दरमियान ये स्पेसिंग हो, यहाँ से कोई वेव आ रही हो। एफएससी में आपने वो वाटर वेव पढ़ी होगी, तो वो वाटर वेव इन स्लिट्स के अक्रॉस यहाँ पे जो बेंड होती थी इसको हम कहते थे कि ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन है। ये स्लिट्स मैंने यहाँ बनाई हैं, इस तरह आप यूँ भी बना लें कि आपके पास ये डिफ्रैक्शन इसी तरह का फिनोमेना होता है। यहाँ पर भी इसमें होता यह है कि आपके पास ये वाला जो मटेरियल है ये डिफरेंट एटम से मिल के बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि एटम लैटिस के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन पे अरेंज होते हैं। अगर तो ये अरेंजमेंट बहुत अच्छी हो, यानी पीरियोडिक अरेंजमेंट हो, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर के से जो डिफ्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे ये पीरियोडिक डिफ्रैक्शन है या स्कैटरिंग है। और दूसरी को हम, अगर ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पीरियोडिक ना हुआ यानी सेमी पीरियोडिक हुआ, इसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी ना हुई, तो इसकी सिमेट्री परफेक्टली हर एक एक्सिस में सिमेट्रिक ना हुआ, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्वाइजी पीरियोडिक स्ट्रक्चर है। अब होता ही है कि लेट्स सपोज आप अज्यूम करें कि ये दो एटम्स हैं। इन दो एटम के यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और यहाँ पे इन एटम के दरमियान ये जो स्पेस है इसमें से जब गुजरती है वेव, तो इन एटम के अक्रॉस ये वेव डिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस किया है कि ये एक स्लिट के दरमियान गैप होता है, उसमें से जब वेव गुजरती है। लेकिन डिफ्रैक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हम उस वक्त भी डिस्कस करते थे, आज भी यही है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पेसिंग बिटवीन दीज टू स्लिट्स है, ये स्पेसिंग अगर मैं ऐसे x कहूँ तो दिस x मस्ट बी कंपेरेबल टू वेव लेंथ, इक्वल टू हो या कंपेरेबल हो, यानी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। अगर वेव लेंथ और इस डिस्टेंस के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क ना हुआ तो फिर ये होगा कि ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। लेकिन अगर ये वेवलेंथ बहुत बड़ी हो जाती है या ये वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है और ये x बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर ये है कि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना यकीनन नहीं होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट प्री रैक है वो ये है कि ये वेवलेंथ और ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स है वो कंपेरेबल होना चाहिए। यहाँ भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है ये जो इस सॉलिड से इंटरेक्ट करेगी, तो इन सॉलिड के इन दो एटम्स के दरमियान जहाँ पे डिफ्रैक्शन होनी है, इन एटम के दरमियान ये जो स्पेस है, दिस स्पेस मस्ट बी कंपेरेबल टू विद लैम्डा, तो तब डिफ्रैक्शन होगी। ये कहता है कि डिफ्रैक्शन जब होती है तो सम टाइम डिपेंड कर रहा होता है कि ये अरेंजमेंट ऑफ एटम यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर क्या है। यानी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर एक मटेरियल है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसी है कि ये कंपेरेबल हुए तो फिर तो डिफ्रैक्शन होगी। फिर ये कहता है कि डिफ्रैक्शन इज़ नथिंग बट कोहेरेंट री-इन्फोर्स्ड स्कैटरिंग। अच्छा, जब डिफ्रैक्शन हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक एटम की लेयर ये है, एक एटम की लेयर आपके पास ये है और एक एटम की लेयर आपके पास ये है, तो आपके पास यहाँ से एक वेव आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर एक दूसरी वेव आती है यहाँ पर, यहाँ डिफ्रैक्ट हो जाती है, और एक तीसरी वेव आती है, तो ये डिफ्रैक्ट, ये सारी की सारी ये इंसिडेंट वेव कहलाएंगी यहाँ से ये वाली, और ये जो डिफ्रैक्ट होके जा रही हैं इन्हें हम डिफ्रैक्टेड वेव कहेंगे। अब अगर तो इंसिडेंट वेव और डिफ्रैक्टेड वेव, ये नंबर 1 डिफ्रैक्टेड वेव है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है।
अगर ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पीरियोडिक हुआ तो यहाँ से जो डिफ्रैक्शन हो कि ये डिफ्रैक्टेड बीम्स होंगे, मोस्ट प्रॉबेबल है कि ये एक दूसरे को डिफ्रैक्टेड बीम री इन्फोर्स करें, जिससे ये कह रहा है कि ये कोहेरेंट री इन्फोर्स स्कैटरिंग होगी, और ये कम इनटू प्ले इन पीरियोडिक एंड क्वाजी पीरियोडिक स्ट्रक्चर। ये ऐसे स्ट्रक्चर में होगी कि जिसमें स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम पीरियोडिक होगी या क्वाजी पीरियोडिक होगी। हाउएवर अगर वो ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है ये इन्फोर्स नहीं होगी। एक और चीज़ होती है डिफ्रैक्शन में, जिसे इसने कहा है ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड बीम। होता ये है कि सम टाइम ये वेव जो आ रही होती है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन नहीं होता, बल्कि ये स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि ये वेव डायरेक्टली बीच में से दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस है उसमें से गुजर जाए, तो इसे हम कहेंगे ये ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड बीम है। तो अब अगर यहाँ पे ना मैं इसे हटा के मिटा के आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कुछ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और उनकी साथ साथ कंडीशंस, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अगर तो ये दो एटम के दरमियान ये जो स्पेस है, यानी जिसे ए कहा है, इसने दो एटम के दरमियान इस स्पेस को इसने ए कहा है, अगर ये ए बहुत छोटा हुआ वेव लेंथ की निस्बत, यानी आप देखें ये वेव लेंथ कितनी बड़ी है और ए जो है इसमें बहुत छोटा सा है, तो फिर कौन सा फिनोमेना होगा, फिर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। लेकिन अगर ये ए और लैम्डा कंपैरेबल हुए, यानी जितना ये लैम्डा है ऑलमोस्ट उतना ही ए हुआ, फिर डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। लेकिन अगर ये ए इतना ज़्यादा हुआ कि ये जो लैम्डा है ये बहुत छोटा हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि फिर ट्रांसमिशन होगी, फिर ना डिफ्लेक्शन होगी ना रिफ्लेक्शन, बल्कि वेव चूँकि छोटी है तो इस स्पेस में से गुजर के ट्रांसमिट कर जाएगी। यही कुछ बातें हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन के हवाले से। अब यहाँ पे आते हैं कि कलर जो ओरिजिनेट होता है, हमने चूँकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कलर है ये मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के नतीजे में जनरेट होता है। और ओरिजिन ऑफ द कलर क्या है, एब्जॉर्प्शन है या एमिशन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन है, ये सारे फिनोमेनॉज क्रिटिकली प्ले करते हैं अपना रोल कलर को बनाने में, किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को की बनावट में। डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ पे इन सारे फिनोमेनन्स को ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मेटल्स। बस हम मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में आपके पास ये न्यूक्लियस है और आपके पास यहाँ पे वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो पोर्शन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन होता है और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और वेव जा रही होती है जिसे मैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसी वजह से इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि प्लाज्मोन क्या है, जब ये मेटल्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो अगर हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये ऑसिलेट करता है तो एक सर्टन स्टेज ये आती है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक कोलेक्टिव ऑसिलेशन करते हैं। तो ये कोलेक्टिव ऑसिलेशन करने के नतीजे में जाहिर है बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो इसको क्या करेगी, इसको ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, एनर्जी ट्रांसमिट करेगी इसे और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यानी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ये अपनी एनर्जी कम करेगा तो ये क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी अमिट कर देगा जितनी यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो ये कहता है कि ये जो एनर्जी अमिटेंस है इससे ही ये कह रहा है कि ये प्लाज्मोनिक इफेक्ट है, ये प्लाज्मोन्स हैं। तो बल्क प्लाज्मोन भी होते हैं आपके पास नैनो मटीरियल्स के प्लाज्मोन भी होते हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक प्लाज्मोन भी होते हैं, और नैनो मटीरियल्स यानी छोटे नैनो मटीरियल्स के भी प्लाज्मोनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सरफेस प्लाज्मोन या सरफेस रेजोनेंस प्लाज्मोन का कॉन्सेप्ट है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस चैनल पे विज़िट करें और उससे देख सकते हैं। तो ये एक और इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विद मेटल्स, यानी वैसे तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सारे तकरीबन कर लिए, लेकिन मेटल्स के केस में ये एक नया फिनोमेना है जिससे प्लाज्मोन ऑसिलेशन कहते हैं, और इसमें भी ये भी बुनियादी तौर पे एब्जॉर्प्शन का ही फिनोमेना है, लेकिन मेटल के केस में ये डिफरेंट है, इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम बाकायदा आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटीरियल्स पे और कुछ मज़ीद बातें उनसे पहले करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जितने हमारे लेक्चर होंगे
वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे होंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।